All right. So this is the part that we need to do. ये हमारा last time जो part रह गया था, कल हम ये खत्म कर चुके हैं already. So let's move on from here. It says question number 18. ये वाला ये था question number 18. भाई गुनगुनाई नहीं क्लास में। 18 जो है ना वो IGCSE वाले उसके अंदर भी था, इसका एक और पार्ट भी था। ये वाला पार्ट देखना है। तो ये वाला एक और पार्ट भी था इसके अंदर। और एनीवे अभी पहले इस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सो इट सेज द डायग्राम शोज, दिस इज फ्रॉम द सेम शीट जो हम कल कर रहे थे, वो फोर्थ में वाली। द डायग्राम shows a sector of a circle of radius 8 centimeters. The length of the arc PQ is 6.4 centimeters. Find the area of the sector. फर्स्ट पार्ट तो इजी है। ये पार्ट मैंने ये क्वेश्चन कॉपी किया था बिकॉज ऑफ द अदर पार्ट। इसमें एक और पार्ट इन्वॉल्व होता है। हाँ, तो आप आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के लिए और दूसरी और वैल्यू निकालने के लिए जो है वो हम वर्किंग ये करेंगे। इट सेज द डायग्राम शोज सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 और लेंथ गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। पहले आप इसका थीटा कैलकुलेट कर लें। सो दिस वैल्यू and the arc length is given as 6.4. So I will start with theta upon 360 into 2 pi r, and then the value is given as 6.4, and then the radius is given as 8. So you can calculate the theta value. Theta क्या आएगा इसके अंदर? 1 second. ओके, थीटा क्या आएगी वैल्यू इसके अंदर? दिस इज 8, 6.45.83 इज द थीटा वैल्यू। फिर थीटा वैल्यू से आप आगे चले जाएं टूवर्ड्स द एरिया कैलकुलेशन, वो हो जाएगी 45.83 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करें, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। कैलकुलेट दिस प्लीज। ओके, सही है। डन। अच्छा, ये है तो एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6,800. द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एट अ रेट ऑफ R% per year. At the end of 5 years, the population of the village is 8,353. Calculate the value of R. So working with the exponential values, it starts with 6,800. 1 plus, we don't know the value of the exponential increase, and we know that it happened in 5 years. R की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। 4.2। ठीक है। अच्छा, then it says sketch a graph to show how the population of the village changes with time. So it starts from 6,800, exponential growth पे वैल्यू जा रही है। Exponential growth is always, और वो कह रहे हैं after 5 years it is 8,353. आप इसके अंदर 1 2
3 4 ये इस तरह से राइज करती है वैल्यू, इट्स एन एक्सपोनेंशियल राइज। एक्सपोनेंशियल राइज जो है ना वो हमेशा कर्व फॉर्मेशन के अंदर होता है। चाहें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई इट्स एन, ऐसे दिखाना चाहिए इसको थोड़ा सा कि value is an increasing value of 5 and 8353 एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी, मतलब इट राइजेस इज अ शार्प इंक्रीज वैल्यू। आई थिंक मुझे वैसे थोड़ा सा इसको और पीछे करना चाहिए बिकॉज ये इनिशियली लग रहा है कि बहुत फ्लैट जा रही है वैल्यू। इट्स नॉट दैट फ्लैट। तो ये वैल्यू 5 10 15 मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको शार्प इंक्रीज को दिखाना होता है वैल्यू को। दिस इज हाउ एक्सपोनेंशियल वैल्यूज वर्क। आप थोड़ा सा इसको राइट कर सकते हैं, थोड़ा सा इस साइड पे भी लेके आ सकते हैं, बट देन ओवरऑल वैल्यू इस टाइप की होगी। दिस इज, ये 4024 वाला पेपर है, मैंने इसमें से ये वैल्यू शेयर भी करी हुई है, वहां से भी कंफर्म कर लीजिएगा। हम्म। डन। ये देखें, तो द डायग्राम शोज टू ट्राइंगल्स, कैलकुलेट द वैल्यू फॉर आर एस। अच्छा, अगर आर एस की वैल्यू पूछ रहे हैं, अब इसमें जो है ना मैंने हमेशा ये सजेस्ट किया है कि कोसाइन रूल पे फोकस करें। सो मैंने एक्सपोनेंशियल, एक सेकंड, मैंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना दिया ना इसमें। आई जस्ट मेड एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स इस टाइप के होते हैं ना, बस इस तरह से राइज कर रहे होते हैं, ऐसे भी जा सकता है, थोड़ा सा फ्लैट होके जा सकता है, डायरेक्टली राइज कर सकता है। इट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज इसी तरह से राइज करती है ना, तो दे डायरेक्टली ऐसा कोई सडन वो नहीं आ जाता, बट ग्रेजुअली विथ टाइम उसमें इंक्रीज ज्यादा आ रहा होता है वैल्यू के लिए, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एन एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बेसिकली। So it says the diagram shows triangles. Calculate the value of RS. मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको साइन रूल पे वर्किंग करने की कोशिश किया करें, एंड टू अवॉइड साइन रूल, बट देर आर सिचुएशन जहां डायरेक्टली साइन रूल ही इंप्लीमेंट हो रहा होता है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। अब जैसे इस सिचुएशन में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सच, और मैं डायरेक्टली वर्किंग करूंगा टूवर्ड द साइन रूल। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको कंसिडर करता हूँ एस आर या आर एस अपॉन साइन 55 is equal to पी आर अपॉन साइन, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप बताइएगा क्या वैल्यू आ रही है। 180 माइनस 45 एंड माइनस 50। नहीं, पहले ये बताना क्या है, ये तो 80 आ रहा होगा ना, ओके सही है। एंड देन द वैल्यू ऑफ पी आर वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू है, एस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 124.7। ठीक है, so the value is 124.7. अच्छा, next it says calculate the total area of the two triangles. Now calculating the total area for the two triangles, अगर आपके पास lengths आ गई हैं, so I can work with area 1 and then area 2. So area 1 would be working with
half be sine 45 a and then it's 150. एक पहले मैंने वही दिया कैलकुलेट किया टॉप वाला by using this and then 45. एक एरिया यहाँ से आएगा and then the second area will be 150 120 and then sine of 25. So 150 120 sine of 25. ये दोनों कैलकुलेट करें एरिया का टोटल क्या आ रहा है। इसका एरिया 10416.72. So that becomes 10416.8. That's it. This is the answer. क्यों सही नहीं है। सही है ना। गॉट इट डन। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है फैक्टराइज 2x। ये देख लें अगर फिर दोबारा देखना भी है तो। एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स 10432.68। ये इन लोगों के तो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं थोड़े से। They're saying 10432.69। हाँ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। दोनों का अलग अलग एरिया निकलेगा और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे यही करना है। मैंने भी यही किया हुआ है। आप लोगों ने मेरे ख्याल है कुछ गलत वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम इट इज 10432। 124.71 is correct। 124.7 बेसिकली ये सही है। इट्स 124.8 हो गया है। चेक करें। अब उसके बाद यहाँ पुट करें देखें क्या वैल्यू आ रही है। वो सही आ रहा है तुम्हारा 10432। नहीं वो तो गलत है। 10432 सही है। भाई सामने वैल्यूज लिखी हुई है तुम लोगों के कैलकुलेशन तो सही करो। क्या कर रहे हो तुम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा भाई। पीछे क्या लिखा हुआ है निकाल क्या रहे हो। इतनी बेसिक सी सामने तो कैलकुलेशन है इतनी भी सीधी नहीं आ रही कैलकुलेशन। 10422 ओके। बस सही है फिर इसी में रुकना पड़ेगा। आप लोग कैलकुलेशन पे मिस्टेक कोई कर रहे हैं वो चेक कर लें एक दफा। एक सेकंड भाई मुझे कैलकुलेटर दो जरा 50 आंसर आ रहे हैं किसी का समझ में नहीं आ रहा किसका सही आंसर। यार सो मेनी आंसर्स कोई बता ही नहीं रहा कि आंसर सही कौन सा है।
124.8 ये वाली वैल्यू आ गई। हम्म। सवाल में कोई मसला नहीं है, आप लोगों को कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता। भाई मेरे पास भी 10422 आ रहा है। दिस इज द आंसर। अब आई डोंट नो मार्किंग स्कीम में क्या लिखा हुआ है। मेरे पास तो ये आ रहा है भाई, 10422। ये लेना भाई, थैंक यू। अब पीछे चेक कर ले मार्किंग स्कीम के अंदर क्या है। सेपरेट लेंगे तो 10432 आ रहा है। सेपरेट क्या मतलब? नहीं, मैं अलग अलग निकाल के भी किया है, तो भी 10422 ही है। नहीं, जरूरी नहीं है। इसमें आंसर, हाँ, मार्किंग स्कीम में देख लिया। अच्छा जी, फैक्टराइज 2x³ माइनस 3x² माइनस 20x। पहले आप इसमें से x कॉमन कर लीजिए, और फिर 40। अब वो इसको मिडिल टर्म ब्रेक करना पड़ेगा। So it is x into 2x plus 5 into 2 into x minus 4। फैक्टराइजेज, इसमें वैल्यूज निकालने में जो है वो हम इस तरह सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज द स्केच ऑफ द क्यूबिक ग्राफ। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 20x। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि लेट्स जस्ट वर्क विद द रूट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसके थ्री रूट्स हैं। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5/2 एंड x इज इक्वल टू 4। दीज आर द थ्री रूट्स। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि इन तीनों को मिला के जो एक्सप्रेशन है उसके साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है, हाउ डू वी सी दिस ग्राफ? क्यूबिक ग्राफ है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के साथ 2 लगा हुआ है। अगर इसके साथ 2 लगा हुआ है, इसको हम ट्रीट करते हैं एज के इज 2, दैट मेक्स इट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब आपका ग्राफ ऐसे अप एंड अप होना चाहिए, मैंने बताया था पहले। अगर के लेस देन 0 होगा तो फिर ग्राफ ऐसे डाउन डाउन होना चाहिए। बट अभी की सिचुएशन में के इज इक्वल टू 2, दैट मेक्स इट ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ एक अप एंड अप वाली सिचुएशन होना चाहिए। विच ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि अगर जब आप ग्राफ बनाएंगे, देखें एक बात और ना, हमारे पास अभी यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है। आप वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करके। तो वाई की वैल्यू आ रही है 0, मतलब ग्राफ ने 0 0 से पास करना है। तो अब मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी बन गई? एक हो गई -5/2, एक हो गई 0, और एक वैल्यू हो गई अंदाजन 4। इस तरह का ग्राफ हमें चाहिए। ये जो अप एंड अप वाली सिचुएशन है ना, इसके ऊपर ग्राफ ऐसे बनेगा। ये है आपका ग्राफ। हाँ, कौन सा? ये उससे ऊपर फैक्टराइजेशन से है ना। फैक्टराइजेशन को 0 से इक्वेट करें तो एक्स की तीन वैल्यूज आ जाएंगी। एक हो जाएगी एक्स इक्वल टू 0, एक वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल टू -5/2, एक वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल टू 4। तो अगर आप अप एंड अप वाली सिचुएशन में जाएं तो यू गेट द आंसर एज -5/2, 0 एंड 4। ठीक है।
ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। हाँ ये है ना, 4024 का ही तो है ये प्रैक्टिस पेपर। ये आपके ही प्रैक्टिस पेपर में से है, इस साल के स्पेसिमेन पेपर में से एक्चुअली। मैं भी वो पेपर आप लोगों के साथ मैंने पूरा शेयर भी किया है ना, वो भी ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चंस करने, तो अच्छा क्वेश्चन होंगे। हाँ बल्कि मैंने अभी, हाँ हाँ, तो वो ऐसे ही मतलब वो आया था ग्रुप के ऊपर, तो मैंने कहा चले आप लोगों को भेज दूं। हाँ भाई। मे बी हो सकता है, पता नहीं, मैंने देखा नहीं। अच्छा। चलें जी, यहाँ से आगे चलें। अच्छा, फिर लिखा हुआ एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। चेक करें, ये आंसर आ रहा है 3x3। ये वही है, May 4th वाली शीट है, द शीट दैट वी वर डूइंग यस्टरडे। 3x³ माइनस x² माइनस 49x + 15। बताएं भाई। हम्म। हम्म। नहीं, इसके बाद भी करनी है भाई क्लास। जब पेपर ही परसों है तो फिर लास्ट क्लास होगी ना। अच्छा भाई, ये जल्दी से कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। एड मैथ वाली क्लासेस चलेंगी फिर। एड मैथ वाले तो अभी सुकून से बैठे रहेंगे। और कौन कौन से पेपर हैं इस वीक के अंदर भी? लैंग्वेज, IGCSE एंड बस? और कोई पेपर नहीं है इस वीक में? फिजिक्स है, अच्छा हो गया। इस वीक में? अच्छा हाँ। बायो मतलब कल है? अच्छा। क्यों? अच्छा। क्यों? प्रोटीन के आगे कौन सा एक्स होगा? नहीं नहीं, मैंने उसको सॉल्व कर लिया मिडिल वैल्यू को पहले। अब सही है, 3x³ माइनस 7x² माइनस 43x। सही है। All right, question number 25. It says the diagram shows a cuboid. Calculate the angle between BH and the face BCGF. Between BH and the face BCGF.
ओके, तो हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। मतलब ये है तो इधर 3D बेस इस टाइप से है, ये टॉप पर आ रहा है बेसिकली एंगल। अगर मुझे बिटवीन द फेस और ये एंगल कैलकुलेट करना है, उसके लिए मेरे पास ये टॉप वैल्यू होनी चाहिए। आई शुड हैव दिस लेंथ, ये होगी। और फिर ये 90 डिग्रीज पे वैल्यू चलेगी, तो फिर मैं आंसर निकाल सकता हूँ। सो टू कैलकुलेट दिस लेंथ, ये 12 हो जाएगी वैल्यू, तो मुझे ये, क्योंकि ये सब 90 डिग्रीज के ऊपर है, सो आई कैन वर्क विद एफ एच होल स्क्वायर। निकालने के लिए मैं करूंगा 12 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो 144 प्लस 36 इज 144 प्लस 36 180। आई थिंक अभी तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 180 रख के चल सकते हैं, तो मसला नहीं है। आई कैन टेक इट, हाँ, बट वो हम वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि हम रख सकते हैं इसको। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 180। चलें अभी पहले इसको ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, वंस वी हैव द वैल्यू एज स्क्वायर रूट ऑफ 180, नेक्स्ट अब आप काम क्या कर सकते हैं, अब आप इस ट्रायंगल के ऊपर आ जाएं, इसको आइसोलेट कर लेते हैं। ये 90 डिग्रीज की वैल्यू आ रही है। सो व्हाट वी कैन डू इज, दिस इज गिवन एज थीटा, सो आई कैन वर्क विद tan theta is equals to square root of 180 divided by 7। ये देखें जरा, बात समझ आ रही है? This is how you calculate the answer। चेक कर लें प्लीज जल्दी से। Theta is equals to tan inverse of square root of 180 divided by 7। 62.4 डिग्रीज। सही है, ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये शीट हो गई खत्म, इससे आगे देखते हैं। सो दिस पार्ट इज डन। लेट्स गो ओवर अ फ्यू क्वेश्चन। आई विल, यस, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट। अच्छा, यू हैव दिस पेपर, चलो मे बी। ऑल राइट, सी क्वेश्चन नंबर 1। क्यों नहीं, डायरेक्टली कर लें इस पे, आ जाए। ओके, मे बी यू हैव दिस पेपर। अब ये मैं आपको बता नहीं रहा अभी कौन सा पेपर है ये। कौन सा? द टेबल शोज सम ऑफ द, नहीं डायरेक्टली इस पे वैसे ही कर लें। द टेबल शोज, आई हैव केप्ट अ पेपर, वो मैं कल आप लोगों को दूंगा, वो कल करेंगे। द टेबल शोज सम ऑफ द न्यूट्रिशनल, ये अच्छा पेपर है, आप लोगों को मजा आएगा सॉल्व करके। इस पे प्रोबेबिलिटी वगैरह भी मैंने बड़ी जबरदस्त प्रोबेबिलिटी डाली हुई थी। ओह सो या, ये तो अभी आपने जो निकाला वही है ऑलमोस्ट। दिस इज पेपर 2। हाँ, सम ऑफ द पोर्शंस ऑब्वियसली आर नॉट इंक्लूडेड, बट ये पेपर आपको वैसे बहुत मजेदार लगेगा, ये अच्छा पेपर है। दिस इज अ गुड पेपर, मैं आपको वैसे भी अलग से ही भेज दूंगा, बट अभी फिलहाल सॉल्व कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाए। What percentage of the 300 gram tin of soup is carbohydrates? ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करें प्लीज जल्दी से। जस्ट गिव मी। चले भाई, आ जाए इसके ऊपर। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व किया ये? हैव यू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन? द टेबल शोज some of the nutritional information for a 300 gram tin of soup. What percentage of the 300 gram tin of soup is carbohydrates? So
18 divided by 300, answer 6%. What fraction of the 300-gram tin of soup is fiber? Give your answer as a fraction at lower. इसमें फाइबर क्या वैल्यू आ रही है फॉर 0.6 1/500. अच्छा, of the carbohydrates 15% are sugars. How many grams of sugars are in 1 tin of soup? Okay, of the carbohydrates 15% are sugar. So 15% of 18 grams, which is equal to, honey, how many grams पूछ रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं ना ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स 15% आर शुगर. सो कार्बोहाइड्रेट्स में से 15% शुगर है, तो 2.7. हम्म. हाँ, क्यों, मतलब हो गया, हो गया. हाँ, टाइम का मैं बताऊंगा. आई नीड I need 2,500 grams of soup. How many 300-gram tins of soup do I need to buy? So 2,500 grams divided by 300, which is 8 point. So आपको 9 tins buy करने पड़ेंगे to fulfill the requirement for 8.33 tins. So the answer will be 9 tins. ठीक है, 2.7 grams, और ये वैल्यू आ गई. चलें, यहाँ से आगे मूव करते हैं. क्लियर है, ये समझ आ गया. During March, there is a special promotion and the soup is on sale in tins containing 20% extra. These tins of soup each contain 4.2 grams of soup of protein. How much protein was contained in each 300-gram tin of soup ओरिजिनल के अंदर? तो अब हमें पहले इसमें ना ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो 20% एक्स्ट्रा है, आई थिंक, खैर मैं डायरेक्टली इससे भी निकाल सकता हूँ 20% एक्स्ट्रा. तो 4.2, ऑब्वियसली 20% एक्स्ट्रा, तो फिर हर वैल्यू 20% एक्स्ट्रा हो जाएगी ना. सो दिस 4.2 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग 120% ऑफ अ प्रीवियस वैल्यू. प्रीवियस केस के अंदर जितने भी प्रोटीन, जो भी ग्रामेज होगी, वो अब 20% इंक्रीज हो गई है, बिकॉज जो टोटल सूप है वो भी 20% इंक्रीज हुआ हुआ है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. 4.2 into 100% डिवाइडेड बाय 120%, 3.5. तो 3.5 ग्राम्स. आप बताएं. सोचा, आप जब बातें कर रहे थे तब बता रहा था मैं ये. भाई उनकी रिक्वायरमेंट 8.33 टेंस की है, तो नाइन्थ टेन बाय करना पड़ेगा ना उसके लिए. 8.33 टेंस के अंदर 9 टेंस की रिक्वायरमेंट, 8 टेंस बाय करेंगे तो 0.33 रह जाएगा ना. उनको 2,500 ग्राम्स पूरे करने हैं, उसके लिए 9th टेन चाहिए होगा ना. ठीक है. अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है दी स्पेशल प्रमोशन टेन्स कॉस्ट $0.8. The soup can also be bought in larger tins containing 500 grams for $1.12. Is it better value to buy the 500-gram tin of or the special promotion tin? Show your working. So which one is better? वो ये पूछ रहे हैं. So the special promotion tins cost $0.8. The soup can also be bought in larger tins containing 500 grams of 1.12. Is it better value to buy? तो अब हम इसके अंदर जो है ना वो डॉलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करके आंसर निकाल लेते हैं. सो जो स्पेशल प्रमोशन टिन्स हैं, स्पेशल प्रमोशन के अंदर आपको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है. मतलब 300
मल्टीप्लाइड बाय 120%। पहले इनकी ग्रामेज निकाल लेते हैं ना। आपको कितने ग्राम सूप मिल रहा है $0.8 में, ये बताइएगा जरा। 360 ग्राम्स ऑफ सूप मिल रहा है। ये हमें मिल रहा है इन $0.8। ठीक है। अब उसको एक काम करते हैं ना। $0.8 में 360 ग्राम्स मिल रहा है। मैं इससे पता लगा सकता हूँ कि मुझे डॉलर पर ग्राम वैल्यू क्या मिल रही है। 0.8 डिवाइड बाई 360 बताएगा जरा, जस्ट टू गेट एन आइडिया। ये कोई ऐसा मेजर ऑफ कैलकुलेशन नहीं है डायरेक्टली, बट इट गिव्स अस अ गुड आइडिया। 0.8 डिवाइडेड बाई 360, इससे क्या पता चल रहा है बताइए आंसर का। 0.00। समझे आप, इतने डॉलर का आपको 1 ग्राम सूप मिल रहा है, दैट्स जस्ट एन आइडिया। इतने डॉलर्स का 1 ग्राम सूप मिल रहा है पहले वाले केस में। दूसरे केस में $1.12 के अंदर हम 500 ग्राम सूप बाय कर रहे हैं। ग्राम पर डॉलर डोंट मेक सेंस ना, डॉलर पर ग्राम मेक सेंस। प्राइस यूनिट तो ऐसे डिफाइन होता है ना, डॉलर पर ग्राम। या वो भी कर सकते हैं, ग्राम पर डॉलर भी कर सकते हैं। चेक करके बताएं फिर। वही कर रहे हैं हाँ, टेक्निकली वही वैल्यू बन रही है ना, बट इसके में आंसर हमें अलग अलग कंपेयर करने पड़ेंगे। सो 1.12 डिवाइड बाई 500 क्या वैल्यू आ रही है इसकी? 224। और उसकी थर्ड डेसिमल वैल्यू क्या थी पिछले वाले की? 0.0022। इसका मतलब कि प्रमोशन वाला जो है वो ज्यादा बेहतर सूट कर रहा है, बिकॉज आप लार्जर टिन टिन के अंदर यू आर पेइंग $0.00224 पर ग्राम, और प्रमोशन पे आप पे कर रहे हैं 0.00222 पर ग्राम। तो अगर आप लास्ट वैल्यू के हिसाब से देखें, इतना बड़ा फर्क नहीं है पर ग्रामेज के हिसाब से, बट देन ऑब्वियसली मैथमेटिकली तो फर्क है ना, तो वो तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब इट्स बेटर वैल्यू, is it better value to buy the 500 gram tin or the special promotion tin? It's better value to buy the promotion tin। ठीक है। चलें जी, इस पर आ जाएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई करें जल्दी से। A is the point 36 and B is the point 11। 12 find the coordinates of the midpoint AB। चलेंगे तो आसान है। हम्म। ओके। C and D have coordinates 10 and 15 and -8, -12। Find the equation of the line CD in the form। चलिए जल्दी से इक्वेशन निकालिएगा CD की, क्या वैल्यू आ रही है? आ सकता है। ग्राफ्स और फंक्शंस के बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। 15 मार्क्स वाला तो नहीं होगा। मोस्टली आता ही है उसका। ग्राफ्स और फंक्शंस का वैसे भी क्वेश्चन बड़ा आता ही है। मतलब इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि इसको कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आ सकता है। बट आई डोंट थिंक कि, मुझे लग रहा है इतना कुछ 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन शायद होगा, 12-15 मार्क्स का नहीं होगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बड़ी चेंज कर दी है इस साल से पेपर के अंदर। मेरे ख्याल से हुआ तो 7-8 मार्क्स का होगा, 12-15 का नहीं होगा।
वेक्टर्स नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो पहले आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर पूछा हुआ है, डज द पॉइंट -2 -9 लाई ऑन द लाइन सी डी, शो योर वर्किंग टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है? कैसे चेक करेंगे? आप इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो इट्स -9 इज इक्वल टू -9। क्वेश्चन पूरा पेपर मुश्किल है किया हो। हम्म। अच्छा, ये हो गया डन। द लाइन L has equation 4y equals 3x plus 5. Find the coordinates of the point where L crosses the x-axis. So when this line crosses the x-axis, उस point पे coordinates होंगे -5, 0। ठीक है। Find the coordinates of the point where L intersects the line y is equals to p. Express each coordinates in terms of p. So you have two equations now. एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू p। y इक्वल्स टू p का मतलब सिंपल सा काम करें, विद लाइन L इंटरसेक्ट दिस लाइन। आपने सिर्फ यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देनी है इन प्लेस ऑफ y। उससे ये हो जाएगा 4p - 15/3, दैट इज इक्वल टू x। एक ये वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम y की वैल्यू, तुम्हें बताइए p। y तो पहले से p था ना, बस x मिल जाएगा ना। समझ आई बात है? डन। अच्छा, then it says the line L is drawn on the grid below. By drawing the line 3x plus 2y equals to 30 on the grid, find the coordinates of the point where these two lines intersect. अब आपने एक नई लाइन इक्वेशन बनानी है। नई लाइन इक्वेशन बनाने के लिए एक काम तो ये कर सकते हैं कि एक काम तो ये कर सकते हैं जो सबसे इजी होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर जगह पे वो चल जाए। वो ये कि एक दफा आप x को 0 ले लीजिए, बट अगेन उससे मसला ही होगा, इसलिए क्योंकि वो आंसर बनेगा ही नहीं। हाँ, कोई ऐसी वैल्यू देते हैं फिर कि जिससे आंसर बन जाए। सो लेट्स जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ x एज 1। इनफैक्ट x लेते हैं 2, ताकि इवन नंबर रहे। 2 4 इवन नंबर से वर्किंग इजी हो जाएगी इस केस में। नहीं, अभी भी मसला होगा, इसलिए क्योंकि 24 बनेगा डिवाइडेड बाई 2 12, और बड़ा नंबर लें। एक्चुअली मसला ये कि ग्रिड छोटा है ना, तो वो हमें उसके हिसाब से नंबर देने पड़ रहे हैं। तो लेट्स ट्राई 4 एंड 6। सो 4 से 12 वहां जाएगा, 30 - 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। सो व्हेन x इज 4 y इज 9। आप जब भी कभी वैल्यूज लें, उसमें कोई इतना मसला नहीं है, बस ये सोच के वैल्यूज लीजिए कि आपके ग्रिड पर आ जाए बस वैल्यूज। अब अगर मैं इसमें 6 पुट करूंगा, तो y की वैल्यू भी 6 आ जाएगी। सही है। सो वेन एवर यू वर्क विद दिस, बस ये देख के काम करें। इस तरह ग्राफ बन रहा है। तो ग्राफ की इंटरसेक्शन कहाँ पर आ रही है? 5 7.5।
ये वैल्यू आएगी। क्लियर है ये? चले भाई, प्रोबेबिलिटी आप लोगों का फेवरेट को ट्राई करते हैं। Okay, it says a box of chocolates contain 10 milk chocolates and 2 plain chocolates. So Sasha eats 3 chocolates chosen at random from the box. The tree diagram shows the possible outcomes and their probabilities. First chocolate 10, second chocolate milk or third chocolate and so on. अब पहले वाले में वो कह रहे हैं तो इसको कंप्लीट करना है। अगर पहले आपने प्लेन चॉकलेट खा ली, दैट मीन्स अभी तक मिल्क चॉकलेट तो यूटिलाइज ही नहीं हुई है। सो इट विल बी 10 बट अपॉन 11, 10/11। ठीक है, और दूसरे केस के अंदर अगर दोबारा प्लेन चॉकलेट निकालना है, दैट्स 1/11। अच्छा, मिल्क चॉकलेट के बाद दोबारा मिल्क चॉकलेट निकालेंगे, दैट विल बी 9/10। और अगर मिल्क चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट फिर मिल्क चॉकलेट फिर दोबारा प्लेन चॉकलेट, दैट्स 1/10। अच्छा, प्लेन प्लेन एंड देन मिल्क चॉकलेट, दैट्स 10/10, क्योंकि मिल्क चॉकलेट तो प्लेन तो खत्म ही हो जाएंगी ना। और लास्ट में मिल्क चॉकलेट विल बी 0, क्योंकि हो ही नहीं सकती, दो ही टोटल प्लेन चॉकलेट्स हैं, तो लास्ट चॉकलेट तो 0 होगी। समझ आ गया ये? ओके, कंप्लीट द ट्री डायग्राम वो हो गया। एक्सप्रेसिंग ईच आंसर द फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट साचा ईट्स 3 मिल्क चॉकलेट्स। तो मिल्क मिल्क मिल्क, हाँ, तो वो क्वेश्चन अलग होगा ना। हम्म 120%। अब ये उन्हें कैसे पता? अच्छा, ये बताएं क्या आ रहा है आंसर। Eats 2 milk chocolates and 1 plain chocolate in any order. So हो सकता है मिल्क मिल्क प्लेन, मिल्क प्लेन मिल्क, प्लेन मिल्क मिल्क। अब होगा ये कि आप एक का आंसर निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। Calculator allowed in this paper? Yes, calculator is allowed in this paper. So अब हम करेंगे मिल्क प्लेन प्लेन, मिल्क मिल्क प्लेन प्लेन, मिल्क प्लेन मिल्क। आई थिंक नहीं, इससे हाँ नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस एक निकाल लें, मिल्क मिल्क प्लेन, और उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, क्योंकि बाकी सबका आंसर सेम ही आएगा, तो ऐड करने से बेहतर है जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। बताइए भाई क्या वैल्यू आ रही है? जल्दी जल्दी, स्पीड स्पीड। 9/22 टाइम्स 3 पे करना, 9/22। चलें, इससे आगे मैं अब आप लोगों को ये पेपर भेज दूंगा, आप लोग ये पेपर ट्राई भी कर लीजिएगा, एंड वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू पेपर टुमारो।